नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। चैप्टर 314 जिसका नाम है गाया माइट। पिछले एपिसोड में हमने देखा था लेजिन की एक मिस्टीरियस वाइट टावर के सामने पहुंचा था वो, और आज वो मिलेगा सिगफ्राइड से, आर्गस फैमिली के सेंचुरीज पुराने ओल्ड मैगस एंसेस्टर से। ये मीटिंग कैसी होगी देखते हैं। तो जैसे ही लेलिन टावर को एडमायर कर रहा था, टावर का दरवाज़ा खुलता है और बाहर निकलते हैं एक लिनन कपड़ों में बूढ़ा, एकदम बूढ़ा सा आदमी। बिल्कुल सिंपल, कोई साइड ड्रेस नहीं, कोई एकदम इम्प्रेसिव अपीयरेंस नहीं, एकदम गांव के किसान जैसा। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, हाँ, इतनी पुरानी चीज़ पर भी मैगस लेलिन की सांस रुक गई, मेरा सौभाग्य है। मतलब उसने लेलिन की डेलिबरेटली ना वो सब सुन ली थी जो बोल रहा था लेलिन। और आगे बोलते हुए बोलता है, मैं हूँ सिगफ्राइड आर्गस, लॉर्ड लेलिन को प्रणाम। और लेलिन एक इंटरेस्टिंग मोमेंट आता है यहाँ पर। सिगफ्राइड ने एंशियंट मैगस एटिक्यूट में ना बो किया था, जो सिर्फ पुरानी किताबों में मिलती है। लेलिन ने भी ना इंस्टेंटली वही बो वापस किया, परफेक्ट मिरर के साथ। ये एक सिग्नल था लेलिन कितना वेल रीड और प्रिपेयर्ड है। अब लेलिन सिगफ्राइड को प्रॉपरली साइज अप करता है। सिंपल कपड़े, हम्बल अपीयरेंस, लेकिन फिर भी लेलिन की नज़र जाती है सिगफ्राइड के दाएं हाथ पर। और वो था ना सबसे कूल मोमेंट। सिगफ्राइड का ध्यान हाथ के एक, मतलब दायां हाथ जो है ना, से मैकेनिकल रोबोट लाइम था, मतलब मैकेनिकल था उस वो हाथ। चमकता हुआ मेटल गियर क्लियरली विजिबल था, वेल्ड मार्क भी दिख रहे थे, बिल्कुल एक मास्टरपीस मशीन था। सिगफ्राइड खुद एक्सप्लेन करता है, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरी असली हाथ हमेशा के लिए चली गई। फ्लैश ट्रांस, मतलब ये जो है हाथ में नया लगा सकता था, नया उग सकता था, लेकिन ये मैकेनिकल हाथ ज़्यादा यूजफुल है। और फिर बैंक के साथ वो हाथ खुल जाता है, फिंगर की जगह निकलते हैं ट्विचर, सीजर, प्लायर्स, ये सब वगैरह वगैरह निकलते हैं। मतलब टूल है ये सब, हवा में ना हिलने लगते हैं, सिल्वर टेटल्स की तरह सब कुछ। और आगे बोलता है सिगफ्राइड, क्या लगता है ये हाथ मेरे लिए स्पेशली बनाया था मेरे पुराने दोस्त ने, एक अर्थ एल्फ ग्रैंड मास्टर ओक ने। लिलिन जेन्युइनली इम्प्रेस्ड था, बोलता है बहुत अच्छा। साउथ कोस्ट पर भी ना ऐसे प्रिसाइजेशन मैकेनिकल लाइम ना बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, तो ये एक्चुअली ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सिगफ्राइड खुश हो जाता है अपनी प्रेज सुन के ना, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, इतना पावरफुल मैगस फिर भी ना एक बच्चे की तरह ना कॉम्प्लीमेंट सुन के खुश हो जाता है। क्यूट मोमेंट था। सिगफ्राइड लेलिन को अपनी लैब में अंदर ले जाता है और वहाँ लेलिन एक छोटे तालाब के ना सामने रुक जाता है। ये कोई नॉर्मल तालाब नहीं था, स्टेबल फ्यूरियस मेटल्स थे, चारों तरफ से घिरा हुआ था मेटल से। ऊपर एक ना कम्प्लेक्स पैटर्न और बीच में खाकी कलर्ड लिक्विड था, जिसमें से ना बहुत बड़ी एनर्जी वेव फील हो रही थी। लेलिन सीधा पूछता है, सिगफ्राइड, तुमने यहाँ एनर्जी पार्टिकल पॉइंट बनाया है। सिगफ्राइड का चेहरा एक सेकंड के लिए ना मस्त एकदम ट्विच हो जाता है, जैसे कोई दर्द की मेमोरी ना आ गई हो उसे। फिर प्राइड से, एकदम प्राइड से बोलता है वो, हाँ, ये एक अर्थ एलिमेंट एनर्जी पार्टिकल बूंद है, इसे बनाने में 100 सालों की सेविंग लग गई। ये पॉइंट क्या करता है सुनते हैं पहले ध्यान से। इस पॉइंट की ना वजह से ना सिगफ्राइड के टावर में अर्थ एलिमेंट पार्टिकल की कंट्रैक्शन 55% हो गई है। मतलब मेडिटेशन और कल्टीवेशन बहुत फास्टर और बेटर होती है, और एनर्जी में सिगफ्राइड की इस पॉइंट की एनर्जी यूज करके खुद को रिप्लेनिश कर सकता है, या एनिमी पर भी ना अटैक कर सकता है। रिजल्ट ये है कि अपने टावर में सिगफ्राइड की पावर 70 to 80% कॉवर्टेड एलिमेंटल मैगस के बराबर हो जाती है, जो उसकी ना मतलब एक्चुअल रैंक से काफ़ी ज़्यादा है। होम एडवांटेज है, क्या करें, होम एडवांटेज है उसको। फिर सिगफ्राइड अपना इंट्रोडक्शन देता है प्रॉपरली, मैं अर्थ फायर एसोसिएशन का एक रेपुटेड इंस्ट्रक्टर हूँ, और मैं एक हाई लेवल मेडिएशन टेक्निक यूज करता हूँ जिसका नाम है गायामाइट। अब ये दोस्तों गायामाइट ना 3 लेयर में डिवाइडेड है। पहली लेयर है अर्थ, दूसरी है मैग्मा, और तीसरी है ऑर्गेनिज्म। सिगफ्राइड अभी अर्थ स्टेज पे है, मतलब पहला स्टेज पे है, और वो खुद कहता है कि हाई लेवल मेडिटेशन टेक्निक की प्रोग्रेस बहुत स्लो होती है। फिर वो लेलिन की तरफ ना क्यूरिसिटी से देखता है, जानना चाहता था कि लेलिन का बैकग्राउंड क्या है, और यहाँ लेलिन अपना फैब्रिकेटेड स्टोरी सुनाता है, बिल्कुल स्मूथ। बोलता है, मैं एक छोटी सी इंस्टीट्यूशन से हूँ जिसका नाम है गॉड लॉ, जो कि एक एंशियंट रेप्लिकेशन क्रिएचर रिसर्च में स्पेशलिस्ट होते हैं, एंशियंट चीज़ें ढूंढने में। मैं एक डैमेज्ड हाई लेवल मेडिटेशन टेक्निक यूज करता हूँ
सैक्रेड फ्लेम, और अभी पहले लेवल पर ही अटका हुआ हूँ। वो सैक्रेड फ्लेम की बेसिक एक्सप्लेन करता है, लेकिन फ्यूचर प्रिडिक्शन वाली एबिलिटी छुपाता है ऑब्वियसली। सिगफ्राइड सोचता है और फिर ऑफर करता है, लेलिन अर्थ फायर एसोसिएशन ज्वाइन करो, हमारी मेडिटेशन टेक्निक ज़्यादा कंप्लीट है, एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। लेलिन स्ट्रेट अप नहीं, मतलब नहीं बोल देता है स्ट्रेट अप ही, मेडिटेशन टेक्निक चेंज करना बहुत डेंजरस होता है। मैं सेक्रेट फ्लेम से लेवल 1 मैगस बना, अभी इतनी जल्दी इस इम्पैक्ट को नहीं हटा सकता अपने फ्यूचर फोर्स से। और ये मेरी टीचर की डाइंग विश थी कि मैं गॉड लॉ स्कूल की इनहेरिटेंस आगे ले जाऊं, एकदम फायर, एकदम रिजॉल्ट। दोस्तों एक्चुअली ना ये रिफ्यूजल दो रीजन से था। पहला, सिगफ्राइड को ऑफर जेन्युइन नहीं था, वो सिर्फ स्मॉल टॉक कर रहा था। दूसरा, लेलिन अर्थ फायर एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो रैशली ज्वाइन करना एकदम रिस्की हो सकता है। सिगफ्राइड खुद एग्री करता है, हाँ एक्लोइटी स्विच कर सकता है, लेकिन लेवल 1 मैगोस के लिए सी ऑफ कॉन्शियसनेस स्टेबलाइज हो जाता है, स्विच करना बहुत बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होगा। और लेलिन का गॉड लॉ स्कूल वाला स्टोरी सिगफ्राइड ने एक बार भी ना डाउट नहीं किया, क्योंकि इस सबटेर्नियन वर्ल्ड में ऐसे छोटे छोटे स्कूल बहुत कॉमन है जहाँ सिर्फ एक या दो मैगोस होते हैं। सिगफ्राइड को लेलिन पर थोड़ी सिंपैथी भी आती है, एक लोन मैगोस जो अपने स्कूल की इनहेरिटेंस बचाने की ना कोशिश कर रहा है। लेलिन की एक्टिंग भाई 10 आउट ऑफ 10। फिर सिगफ्राइड लेलिन को पूरे टावर का टूर देता है, और दोस्तों ये टावर 5 फ्लोर में डिवाइडेड था। पहला फ्लोर रिफाइंड मेटल पपेट, गार्ड ड्यूटी पर हैं, सिक्योरिटी लेवल 1 है। दूसरा फ्लोर ट्रेजर और जंक का स्टोर रूम, बेसिकली एक कलेक्टर की दुनिया है। तीसरा फ्लोर मैजिशियन गार्डन और कल्टीवेशन रूम, और यहाँ पर ट्रेनिंग रूम भी है, पर्सनल डेवलपमेंट जोन है ये। और चौथा फ्लोर लैब और एलिमेंट पार्टिकल पॉन्ड, ये लेलिन पहले देख चुका था। और पांचवा फ्लोर बेडरूम, विजिटर रूम और डोमेस्टिक रूम, सिगफ्राइड की पर्सनल स्पेस। एक पूरा सेल्फ सफिशिएंट दुनिया थी उस टावर में, और लेलिन सोचता है कि अगर उसके पास भी ऐसी टावर होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन अभी कोई फिक्स्ड रेजिडेंट नहीं है उसके पास। पांचवें फ्लोर पर दोनों ना सोफा पर बैठ जाते हैं आफ्टरनून टी और स्नैक के साथ, और फिर सिगफ्राइड डायरेक्ट पूछता है, अब बताओ लेलिन एक्चुअली क्यों आए हो। अभी लेलिन बोलता है, लेलिन भी ना एकदम फ्रैंकली बोलता है वो, मैं वुडी वेस्टलैंड में घूमता रहा हूँ, कैपिटल के मैगोस पावर के बारे में कुछ नहीं पता। जेनी से सुना है कि तुम्हारे जैसी पावरफुल एग्जिस्टेंस यहाँ है, तो विजिट करने का सोचा। और वैसे भी जेनी और उसके पापा ने बहुत एफर्ट से इनवाइट किया था। सिगफ्राइड खुलते हुए हंसता है, बहुत सीधे हो तुम। और फिर सिगफ्राइड खुद अपना कार्ड खोलता है, बिल्कुल ना बिना झिझके बोलता है, मेरा डिसेंडेंट, मेरे लिए उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी नज़र में वो सब एकदम जंगली भेड़िए हैं, और जो सबसे टफ कंपटीशन में जीते वही आर्गस फैमिली को लीड करेगा। ये एक ना चिलिंग स्टेटमेंट था। एक मैगस जो सेंचुरी से जी रहा है, उसके लिए ब्लड रिलेशन का कोई मतलब नहीं रहा। वो अपनी ही ग्रैंड चिल्ड्रन और ग्रेट चिल्ड्रन को ना स्ट्रेंजर की तरह देखता है, उन्हें एक दूसरे से लड़ने देता है, और जो जीतेगा वही विनर। लेलिन समझ जाता है और इंटरनली एग्री भी करता है, एक मैगस जो इतनी लंबी उम्र जीता है उसके लिए अटैचमेंट एंड हो जाती है। फिर सिगफ्राइड एक और ना बॉम्ब ड्रॉप करता है, बोलता है आगे, हाँ लुकस ने रिसेंटली कोई यूजफुल चीज़ कंट्रीब्यूट की मुझे, इसलिए मैंने उसे सपोर्ट करना शुरू किया। सीधा, कोई ना मतलब उसने सीधा ही कह दिया, कोई ड्रामा नहीं किया, बस फैक्ट बता दिया। और फिर ये सुन के शौक जा हो जाता है। सिगफ्राइड कहता है, अगर लेलिन जेनी का साथ ले रहा है तो मैं अभी लूकस के सपने ख़त्म कर दूंगा। मतलब सिगफ्राइड के लिए लूकस वर्सेस जेनी दोनों बराबर हैं, लेलिन की फ्रेंडशिप ज़्यादा वैल्यूएबल है। उससे लूकस के सपोर्ट से ना एक फेलो मैगस का रिलेशनशिप फैमिली पॉलिटिक्स से ऊपर रखा है उसने। मतलब वो मैगस है ना, तो उसको अपने ऊपर रख रहा है। ये सीन दिखाता है कि ना मैगस की दुनिया में पावर और रिलेशनशिप ही सब कुछ है, और ब्लड टाइज का कोई मतलब ही नहीं है। अब लेलिन के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, वो यहाँ ना मतलब क्या गेन करने आ रहा है। मतलब वो पहले पहले सिगफ्राइड से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, एक पावरफुल मैगस से रिलेशनशिप बनाने के लिए। और दूसरा, अर्थ फायर एसोसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी उसे, जो एक ना मेजर ऑर्गेनाइजेशन है ट्वाइलाइट जोन में। तीसरा, आर्गस फैमिली की इटर्नल पॉलिटिक्स पूरी समझ में आ गई उसे,
उसको लूकस क्यों पावरफुल है, सिगफ्राइड क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये सब उसे समझ आ गया। अब आगे देखते हैं। अब वो सुन के ना, जो लूकस ने कहा उसे हटा देगा ये वो, तो लेलिन जवाब देता है, सीधा नहीं कह देता है। बोलता है 3 बार, नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं जेनी को जानता हूँ ज़रूर, लेकिन आर्गस फैमिली के इटर्नल मैटर में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस इतने में ही ख़त्म, एक सेंटेंस में। लेलिन के दिमाग में ना क्या चल रहा है, सुन लो ध्यान से। ये 3 रीज़न थे। पहला, अगर लेलिन जेनी की हेल्प करता तो सिगफ्राइड पर एक फेवर हो जाता है, और मैगस की दुनिया में फेवर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, कभी ना कभी वापस करना पड़ता है। दूसरे मैगस की फैमिली मैटर में डायरेक्टली इंटरफेयर करना डिसरिस्पेक्टफुल माना जाता है। सिगफ्राइड चाहे खुशी दिखाए और अंदर से नाराज होता तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो होता। तीसरा, सिंपल मैथ। जेनी के बाप के पास सिर्फ कुछ वर्ल्डली सपोर्टर हैं, लूकस के पास था सिगफ्राइड का बैकिंग। नो कॉन्टेस्ट, बेनिफिट क्लियरली लूकस के साइड पे थी। और सिगफ्राइड लेलिन के मना करने बाद भाई ना वो और ज़्यादा खुश हो गया। उसने मना कर दिया ना, तो सीधा ऑफर किया कि जब भी लेलिन चाहे कैपिटल के मैगस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखने आए, नेटवर्किंग करे, न्यू फ्रेंड बनाए। यही तो लेलिन चाहता था। मिशन एकम्प्लिश्ड, मतलब कंप्लीट हो गया बिना किसी कमिटमेंट के। फिर दोनों में हुआ एक जेन्युइनली इंटरेस्टिंग एक्सचेंज, हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सिगफ्राइड के पास था 250 सालों का एक्यूमुलेटेड नॉलेज, बहुत बड़ा, लेकिन लेलिन के पास था एआई चिप का थ्योरेटिकल सिमुलेशन, जो कि एक अलग ही लेवल की चीज़ है। सिगफ्राइड कुछ थ्योरी सुन के ना इतना अमेज हुआ कि उसके मन में आया कि इन्हें अभी ना इमीडिएटली प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखें। एक 200 मतलब 250 के एक्सपेरिमेंट मैगस ने एक नौजवान से ना इम्प्रेस्ड होना, ये लेलिन की स्कॉलरली नॉलेज का ना सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। दोनों इतने बात में मतलब डूब गए कि ना समय का पता ही नहीं चला। और फिर एकदम से सिगफ्राइड ने लेलिन को विदा किया, अगला मिलने का एकदम दिन फिक्स करके। अब आता है ना सबसे ना डार्केस्ट टर्न, और ये बहुत ना हार्श है। लेलिन ने जेनी की हेल्प करने से मना कर दिया, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस लाइटिंग फास्ट थे। आर्गस फैमिली काउंसिल में लूकस ने इनफ बैकिंग इकट्ठा कर ली थी, और वो बन गया नया फैमिली हेड और मार्क्यूस। उसी रात ओरिजिनल मार्क्यूस, जेनी के बाप, जहर से मारा गया, और ऊपर से जेनी पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने ड्रैगन ब्लडेड फ्लावर बर्ड में जहर मिला के अपने बाप को मारा। कितना हार्श है भाई, ये कितना बड़ा झूठ था। कोई भी समझदार इंसान देख सकता था कि ये एक ना चाइल्डिश सेटअप है, लेकिन लूकस के पॉइंट यहाँ था। वो जानना चाहता था कि फैमिली में कौन उसका साथ देगा, और बाकी सबको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता था वो। एक हिरन को घोड़ा कहना, ये एक पुरानी पॉलिटिकल ट्रिक है जो बार बार यूज होती है और पावर कॉन्सोलिडेट करने के लिए। और फैमिली ने सब ने लूकस का साथ दिया, जेनी को मर्डरर कह दिया, और वो वांटेड क्रिमिनल बन गई। पावर स्ट्रगल का यही रूल होता है भाई, जीतने वाला राजा बनता है, हारने वाला कुत्ता बनता है। अब एक ना बहुत ना पेनफुल सीन। जेनी एक अंधेरी जंगल में भाग रही है। वो जेनी जो पहले ना नोबल अटायर, रवि एयरिंग, डायमंड पेंडेंट में थी, अब उसकी स्कर्ट एकदम झाड़ियों से फटी हुई है, चेहरा खून से लता-पता है, हालत बिखरी सी है। वो रोते रोते भाग रही है, बाप का याद आ रहा है उसे, और सोच रही है कि ये सब एक बुरा सपना है। वफादार सर्वेंट और रिश्तेदारों ने उसे फेंक दिया यार, रास्ते में बचाया नहीं, लेकिन उनके बाद में बहुत बुरा अंजाम। उसके जो वफादार दोस्ते थे उन्होंने उसे बचाया, लेकिन क्या करे, बाद में उन लोगों का भी बहुत बुरा अंजाम हुआ। जेनी की वजह से लोगों की जिंदगियां गईं। जंगल में एक ट्री रूट में उसका पैर फंसा, वो गिर गई एकदम कीचड़ में, और वहाँ बैठ के रोने लगी। सोचती है अगर बच भी गई तो आगे क्या, हर जगह वांटेड मर्डरर का लेवल पहले से ही लगाया हुआ है, उसे पकड़ी जाएगी, फंस जाएगी, या पूरी ज़िंदगी एकदम छुप के गुजारनी पड़ेगी, नाम छुपाएगी, इज्जत छुपाएगी। ऐसा क्यों हुआ, ये वो रोते हुए सोच रही थी। और तब एक ना फेमिलियर आवाज़ आती है पीछे से, और जेनी का पूरा बदन कांप जाता है। वो मुड़ती है, सामने खड़ा है एक टॉल आर्मर नाइट, चेहरा एक बड़ा सा स्कार से भरा हुआ। डैगर टोड, मेरा बाप एक पर्सनल बॉडीगार्ड में से एक, तू भी मुझे धोखा देगा? ये जेनी कह रही थी।
तोड़ बोलता है, सिर्फ हंसता है, वो कुछ नहीं बोलता। और वो एक क्रीपी स्माइल उस स्कार के साथ ना और भी भयंकर लगती है। और बोलता है, एक्चुअली मैं हमेशा से लूकस के साथ था, तो धोखा कहाँ हुआ। जेनी को बुरा प्रीमोनिशन आता है और फिर एकदम ना वो तोड़ है ना, तोड़ कहता है, एकदम डिस्कस्टिंग बात करता है, लाइन कहता है, मैं और मेरे अंडर कवर काम के रिवार्ड में मुझे अंडर कवर काम के रिवार्ड में लूकस ने मुझे परमिशन दी है, तुम्हें मारने से पहले अपनी मर्जी चला सकता हूँ। 5 साल, पूरे 5 साल से जब तुम मुझे अंकल तोड़ बुलाती थी, तब से मेरा मन में तुम्हारे बारे में और वो सब कह देता है भाई। मतलब उसके मन में जो भी था सब कह देता है। जेनी के बाल खड़े हो जाते हैं। वो 10 साल की थी जब से ना ये दरिंदा उसे मतलब दरिंदगी भरी नज़र से देख रहा था। जेनी क्या कर सकती है यहाँ पर, वो बोलती है, तू तू एक सिख परवट है। हाँ हूँ, लेकिन अब तू क्या कर पाएगी। इतना बोल के ना वो आगे बढ़ने लगता है। तोड़ एकदम आगे बढ़ता है, ग्लव्स उतारता है। ये सीन डेलिबरेटली ना अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड की क्रुएलिटी को ना डिसिप्ट करता है। पावर के साय में कौन सा भी ना कोई भी अत्याचार कर सकता है। जेनित चिल्लाती है, अब बचाओ बचाओ ही चिल्लाएगी, क्या चिल्लाएगी, मदद करो, यही सब। और तब एक बहुत ही ना यूथफुल आवाज़ सुनती है। फिर हवा में एक तलवार की सुस। तोड़ पीछे कदम हटा लेता है और देखता है कि एक नौजवान लड़के को जो कहीं से ना आ गया है। और ये बाइलिन था भाई, बाइलिन का एंट्री हो गया है, अपना बेल का एंट्री हो गया है। बेल आगे बढ़ता है। जेनी बाइलिन को ना बाहों में एकदम घुस जाती है और रोती है। बाइलिन की आंखों में एकदम कोल्ड फ्यूरी है। बोलता है, पहली बार अपनी ज़िंदगी में वो किसी को ना इतनी शिद्दत से मारना चाहता था। और बोलता है, हरामजादे, मैं तुझे मार दूंगा। तोड़ वो अपने ना एकदम सिक लॉजिक से कहता है, पहले तेरे 4 हाथ पैर काटूंगा, फिर तेरे सामने इसको। और वो और भी बुरा कहता है। बाइलिन एक सेकंड भी नहीं सुनता, क्रॉस ब्लेड स्विंग करता है वाइट लाइट के साथ। अब शुरू होती है सबसे मेन फाइट। टोड सोलेम हो जाता है ग्रैंड नाइट बाइलिन की स्ट्रेंथ फील करके। दोनों की वेपन क्लैश करती है, क्लैंग क्लैंग। तोड़ कुछ कदम पीछे एकदम धकेला जाता है। बाइलिन की स्विंग की वाइब्रेशन ने उसके हाथ एकदम नम कर दिए थे। जेनी पीछे से चिल्ला रही थी, मार दे बाइलिन, मार दे। और अपनी महबूबा की आवाज़ सुन के अपना बेल एकदम एग्रेसिव हो जाता है। टोड और पीछे एकदम धकेला जाता है, लेकिन तब टोड एक डर्टी ट्रिक खेलता है। वो अपनी बड़ी तलवार छोड़ देता है और हवा की तरफ बाइलिन के साइड में आ जाता है। एक काला खंजर उसके हाथ में एकदम मेटेरियलाइज होता है और वो सीधा बाइलिन के दिल की तरफ चला जाता है। बाइलिन बेयरली मूव कर पाता है, उसकी चेस्ट पर स्पिरिचुअल फोर्स की एक लेयर बनती है, लेकिन तोड़ का खंजर घुस जाता है डीप एकदम बीज और खून बह निकलता है। तोड़ एकदम दूर जाता है, खंजर एकदम निकालता है और बोलता है, अब समझे क्यों मुझे डैगर टोड कहते हैं। मुझे अपने शिकार का घोस्ट खंजर से काट के देखना पसंद है। उन्हें दर्द में मरते हुए देखना पसंद है। और फिर वो और भी ना सिक हो जाता है। तेरा खून सबसे टेस्टी था जो मैंने कभी चखा नहीं। मतलब अभी तक जो चखा है उनमें से सबसे टेस्टी है, यही कहना चाह रहा है। मतलब सीक्रेट गेल टेक्निक, टोड चिल्लाता है और स्पिरिचुअल फोर्स उसके पाँव में एकदम ना घूमने लगती है और वह पहले से भी ज़्यादा तेज हो जाता है। बाइलिन और ज़्यादा ना मतलब घाव में एकदम लतापता है, सिचुएशन क्रिटिकल है उसकी। और तब बाइलिन की लिमिट एकदम आ जाती है, वो लिमिट में पहुंच जाता है। सीक्रेट टेक्निक क्रॉस स्टार चलाता है वो बैंक के साथ। बाइलिन का पूरा बदन डबल साइज का हो जाता है। एक ट्रांसलूसेंट आर्मर उसे कवर कर लेता है, बिल्कुल एक सुपर वॉरियर की तरह। टोड ने अपना न काला खंजर बाइलिन के ट्रांसलूसेंट आर्मर पर मारा और वो हार्मलेसली बाउंस बैक हो गया। कुछ नहीं हुआ उसे। टोड समझ गया ये एक डिफेंसिव सीक्रेट टेक्निक है। ग्रैंड नाइट सीक्रेट टेक्निक ज़्यादातर एक ही न एट्रीब्यूट बूस्ट करती है। टोड की अपनी टेक्निक स्पीड डबल हो जाती है, लेकिन बाइलिन की क्रॉस स्टार। पहले टोड से न सोचा सिर्फ डिफेंस जो है वो बूस्ट होगी, लेकिन फिर बाइलिन मूव करता है और टोड की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। स्पीड बाइलिन इतनी तेजी से मूव किया कि सिर्फ आफ्टर इमेज दिख रहा था। ट्रांसलूसेंट आर्मर हवा में एकदम घिसते हुए एकदम श्रील आवार कर रहा था। और टोड एकदम हॉर्सली चिल्लाता है, वो ज़्यादा चिल्ला, वो पागल हो गया था वो ये तो 2 एट्रीब्यूट्स बफ है। और उसकी आंखों में ग्रीड और भी ज़्यादा बढ़ जाता है।
क्योंकि 2 एट्रीब्यूट बफ बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, क्योंकि 2 एट्रीब्यूट बफ ना, लेकिन तोड़ के सोचने के वक्त नहीं था उसके पास, वो सोच ही नहीं पाता। बाइलिन ऑलरेडी उसके सामने आ चुका था। क्रॉस ब्लेड उठाया और फुल फ्यूरी स्लैश किया। क्लैंग एकदम तोड़ ने खंजर से एकदम न पैरी किया, लेकिन उसने अपने बचने की कोशिश की। तोड़ का खंजर उसके हाथ से एकदम उड़ गया। तोड़ का दिमाग ब्लैंक। स्ट्रेंथ बफ भी, 3 एट्रीब्यूट बफ। वो एकदम सोच के पागल हो गया था। जो होता है ना, 2 एट्रीब्यूट बफ ऑलरेडी रेयर होता है, लेकिन 3 एट्रीब्यूट एक ग्रैंड नाइट सीक्रेट टेक्निक में लेजेंड में भी ना नहीं सुना गया था। और ये टेक्निक बाइलिन को लेलिन ने सिखाई थी। बाइलिन ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी, सीधा टोड की तरफ चार्ज किया। शॉर्ट स्विंग किया स्ट्रेट टोड के नेक पर। वो स्कार वाला चेहरा एकदम उड़ गया। खून का 1 मीटर ऊंचा फाउंटेन निकल पड़ा। टोड खत्म हो चुका था। जेनी ठीक हो बोलते हुए बाइलिन ने ट्रांसपेरेंट आर्मर हटाया और जेनी की तरफ दौड़ने लगा। जेनी ने जवाब दिया, हाँ हाँ मैं। और फिर देखा कि बाइलिन उसके पास गिर गया है। क्या करें, गिर गया, वो एग्जॉस्ट हो चुका था ना। क्रॉस स्टार एक बहुत पावरफुल टेक्निक थी, लेलिन ने सिखाई थी, जो खुद ग्रैंड नाइट नहीं है, इसलिए टेक्निक की माइट ग्रैंड नाइट लेवल से ऊपर थी। लेकिन इसका कॉस्ट भी था। बाइलिन टेक्निक यूज करने के बाद कंप्लीटली फेबल हो जाता। हाथ उठाना भी मुश्किल, सिर्फ आंखें और मुंह बैरली काम कर पा रहा था। जेनी रो पड़ती है, बोलती है, तू इतना बेवकूफ़ क्यों है, ये तेरी फाइट भी नहीं थी। बाइलिन ने वीक मुस्कान दी, बोलता है, मैं ठीक हूँ। बेचारा छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब दिख रहा था यहाँ पर। बाइलिन ने अपने दिल की बात कहा, मैं सोचा है चलो लॉर्ड लेलिन के पास, वहाँ पे जाते हैं, ज़रूर वो प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन जेनी ने ना क्या करें, वो जेनी ने एकदम कड़वा मुस्कुराहट दिया, बोलती है, नहीं बाइलिन, हम नहीं जा सकते। क्या तू समझा नहीं, लॉर्ड लेलिन ने मुझे छोड़ दिया है। वो क्लियरली सिगफ्राइड के साथ लेके चले गए हैं, मुझे बिना नज़र मिलाए। और आगे बोलती है, तू वापस लेलिन के पास जा, वो तुझे प्रोटेक्ट करेंगे, लूकस तुझे कुछ नहीं कर सकता। बाइलिन का चेहरा लाल हो गया, बोलता है, नहीं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा, चाहे मरना पड़े। जेनी, और ये ना बहुत रोमांटिक मोमेंट है भाई। दोनों ने एक पैशनेट किस किया, शेयर किया, किस किया यार, जंगल में एकदम कीचड़ में, खून में, लेकिन इमोशन 100% था भाई। और फिर बाइलिन बदल गया, रिजॉल्व आ गया उसमें। बोलता है, चलो मिडल रीजन चलते हैं, डार्क एल्फ्स के किंगडम में, डार्कनेस के इलाके में, कहाँ भी जहाँ कोई हमारे बारे में ना जानता हो, खुशी से जिएंगे। जेनी ने एक वर्ड में जवाब दिया, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराते हुए, फ्यूचर अनसर्टेन था, लेकिन दोनों साथ थे। अब ना शिफ्ट होता है, लेलिन एक पर्सपेक्टिव पर ना यहाँ आता है, लेलिन एकदम आके देखता है ना कि लेलिन लेलिन बाइलिन के रूम में आकर देख रहा है। रूम बिल्कुल ना साफ और टीडी है। टेबल पर एक लेटर पड़ा था, बाइलिन का गुड बाय नोट। लेलिन की रिएक्शन, उसने पहले ही एज्यूम करके रख लिया था। बोलता है, हाँ लगता है बाइलिन ने जाने का फैसला कर लिया। वो सोचता है, मेरे लिए बाइलिन एक पेट था, जो मैं अपने इंजरी रिकवर के दौरान रख रहा था। अब मैं सही रास्ते पर वापस आ गया हूँ। बाइलिन के लिए टाइम नहीं, जाने देना शायद बेस्ट चॉइस है। और फिर एक इंटरेस्टिंग थॉट, बाइलिन को ब्रांडेड स्वॉर्डमैन भी बना सकता था, लेकिन रैंक 1 मैगस के लेवल पर बाइलिन की स्ट्रेंथ अभी न काम की नहीं होती। लेकिन फिर लेलिन थोड़ा सा जेन्युइन होता है। यह पहली बार था कि मैंने जेन्युइनली अच्छा किया। आई होप तू क्रॉस ब्लेड टेक्निक को ट्वाइलाइट जोन में फैलाए और मेरे फार्लियर फैमिली का नाम रोशन करे। और सेक्रेट फ्लेम वाला सीन, सीन्स जो लेलिन को न पहले से पता था। बाइलिन और जेनी में कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर हैं। और ट्वाइलाइट जोन के ये दोनों ना मेन कैरेक्टर हैं। उनकी ज़िंदगी ऑर्डिनरी कभी नहीं होगी, मुश्किलें आती रहेंगी, लेकिन तभी तो इंटरेस्टिंग है ना, मेरी सेटअप काम आएगी। लेलिन मुस्कुराता है और मैटर क्लोज कर देता है अपने माइंड में। लेलिन के लिए लोग चेस पीसेस हैं, लेकिन वो पीसेस केयरफुल्ली प्लेस करता है और देखता है कि गेम कैसा खेलता है वो। अब आता है ना मेन इवेंट, लेलिन और सिगफ्राइड का आउटिंग। दोनों ने कॉमन फोल्क के कपड़े पहने हैं, कोई साइड ड्रेस नहीं, और एक बहुत ही लेविश शॉप में न घुस जाते हैं। सिगफ्राइड एक्सप्लेन करता है, ये है गेर्जी
चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पूरे ईस्टर्न टॉयलेट का सबसे आउटस्टैंडिंग कॉन्क्लेव। कुछ नोबल भी जानते हैं कि इसके पीछे एक मैगस ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। उनकी आवाज़ आसपास के लोगों तक न नहीं गई, साउंड कंट्रोल था नेचुरली। सिगफ्राइड और न एक्सप्लेन करता है, हम मैगस जो छोटे एसोसिएशन में हैं या वंडरिंग हैं, यहाँ कुछ दिन के लिए मिलते हैं, रिसेंट एक्सपेरिमेंट शेयर करते हैं, मेडिटेशन टेक्निक एक्सपीरियंस एकदम एक्सचेंज करते हैं, कभी कभी ट्रेड भी होता है, सिर्फ ऑफिशियल मैगस लेवल तक रेस्ट्रिक्टेड है। ये बेसिकली मैगस का एक्सक्लूसिव सोशल क्लब था। कवर के तौर पर एक फैंसी शॉप थी यहाँ पर। अंदर घुसते ही दो खूबसूरत मेड सर्वेंट आते हैं। सिगफ्राइड ने सीधा कहा, वीआईपी रूम ले चलो, और एक गोल्ड कार्ड दिया। मेड सर्वेंट की आंखें चमक गई। बोलती है वो, मेरे दोनों लॉर्ड प्लीज़ मेरे साथ आइए। वो डीप बो करती है और लीड करती है रास्ते में। एकदम वो उसने कुछ पहना हुआ है यार, हिप जैसा। सिगफ्राइड मुस्कुराते हुए लेलिन से पूछता है, क्या थोड़ी देर इंजॉय करना है? लेलिन बोलता है बिल्कुल कैजुअली, अभी नहीं, शायद बाद में। वो मेड सर्वेंट जो आगे चल रही थी ना, उसने सुना, डिसअपॉइंटमेंट हो गई। उसके चेहरे पर आ गई डिसअपॉइंटमेंट। क्या करे भाई, ये एक क्या बोले, छोड़। वीआईपी रूम लैविश डेकोरेटेड था और मेड सर्वेंट ने एक्सप्लेन किया, मेरे लेवल के लोग यहाँ तक ही ला सकते हैं, मैनेजर आगे हैंडल करेंगे। सिगफ्राइड ने प्रोसेस एक्सप्लेन किया, हमारा मैगस वीआईपी कार्ड अलग होता है, जो आगे आएगा वो एक्चुअल कॉन्क्लेव में ले जाएगा। मेंबर के लिए ऑफिशियल मैगस रैंक चाहिए और एक रेफरल दूसरे मैगस से। बेसिकली ये कहना चाह रहा है, मैं तेरा रेफरल कर दूंगा। वीआईपी मतलब वीआईपी रूम की एक ना ऑयल पेंटिंग खुल गई यहाँ पर। अंदर एक स्टेयर की फाइट थी। स्टेयर के अंदर से आई एक अपर क्लास वुमेन, लेवल 3 एक्लोइटी की स्पिरिचुअल फोर्स के साथ। स्किन फ्लॉलेस, पोर्सिलिन वाइट, कोई पोर नहीं, कोई दाग नहीं। सिगफ्राइड ने लेलिन से धीरे से कहा, ये गेर्सी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की हाई ग्रेड गुड्स का एग्जाम्पल है, अगर इंटरेस्टेड हो तो बाद में परचेज के लिए अप्लाई करो। न्यू कॉमर के लिए चैम्बर काफ़ी जेनरस होती है। लेलिन जेनुअली शौक था, एक्लोइटी लेवल का स्लेव। मतलब यार ये जो ऑयल पेंटिंग था ना, ये क्या डोर वे था क्या यार? डोर था, हाँ शायद डोर ही था। वहाँ से ये लेवल 3 एक्लोइटी आई है। वो लेनिन भी शौक हो गया ये सब देखकर। अब कॉन्टेक्स्ट समझो। नाइटलेस सिटी में लेनिन एक रैंक 1 मैगस होते हुए भी सिर्फ एक लेवल 3 ओल्ड गीजर एक्लोइटी खरीद पाया था, जो जिंदगी की आखिरी न पड़ाव पर था। और यहाँ एक यंग ब्यूटीफुल लेवल 3 एक्लोइटी। ऑब्वियसली प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगी, लेकिन अवेलेबिलिटी शॉकिंग थी। सबटर्नियन वर्ल्ड का ये एक और साइन था। रिसोर्स और कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अलग हैं सरफेस वर्ल्ड से। थोड़ी देर के मतलब ना पैसेज के बाद एक बड़ा ग्रैंड हॉल खुलता है। स्टोन सन स्टोन का लाइट हॉल के चारों कॉर्नर में क्रिस्टल के थ्रू पूरा हॉल ना रोशन है। और वहाँ बैठे थे अलग अलग सर्कल में मैगोस सॉफ्ट वॉइस में बातें करते हुए। टेबल पर थे ग्रीन फ्रूट ड्रिंक और अननोन डिलीशियस फूड वगैरह कुछ, लेकिन ज़्यादातर मैगोस खा नहीं रहे थे, बस फॉर्मल गैदरिंग थी। सिगफ्राइड की आंखें एक ग्रुप पर टिक गई। रेड हेयर मैगस एक सर्कल में बैठे थे और वो बोलता है, चलो मेरे कुछ दोस्तों से मिलवाता हूँ। सिगफ्राइड लेलिन को एकदम ना खींचते हुए उनकी तरफ लेके जाता है और बोलता है, ये है अर्थ फायर एसोसिएशन के मैगस मेरे दोस्त, और ये है मिस्टर लेलिन, हमारे ईस्टर्न कैपिटल में नए नए आए हैं एक वंडरिंग मैगस। और यहाँ लेलिन की वॉरलॉक नेचर काम आती है। वॉरलॉक की एक नेचुरल क्वालिटी होती है इन्हांस्ड करिश्मा, और ऊपर से उसकी नोबल डिस्पोजिशन। लेलिन ने ग्रीटिंग एक्सचेंज की और थोड़ी ही देर में आइस ब्रेक हो गया। वो नेचुरली मिंगल करने लगा उनके साथ, मतलब बातें बातें एकदम नेचुरली होने लगी दोस्तों की तरह। ये एक माइलस्टोन मोमेंट था लेलिन के लिए। पहली बार वो ऑफिशियल ट्वाइलाइट जोन के मैगस नेटवर्क में इंटर कर रहा था। रुको एक सेकेंड, मतलब तो ग्रैंड हॉल में ना लेलिन और सिगफ्राइड बैठे हैं अर्थ फायर एसोसिएशन के मैगस के साथ। एकदम ना एकदम घुल मिलकर ना 5 लोग इंक्लूडिंग लेलिन और सिगफ्राइड। मतलब ऑफिशियल मैगस लेवल पर ना पहुंचा कितना रेयर है ना, ये समझो। चाहे साउथ कोस्ट हो या ट्वाइलाइट जोन, एडवांसमेंट बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार हो जाए तो स्टेटस और पोजीशन कंप्लीटली बदल जाती है। डिस्कशन शुरू होता है। एक रेड हेयर्ड मैगस्ट इम्पेशेंटली बोलता है, गाया माइट प्रैक्टिस करते वक्त अर्थ एलिमेंट एनर्जी पार्टिकल अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल लग रहा है, स्पेशली गाया और गैदर करना। सिगफ्राइड फौरन सजेस्ट करता है,
एनर्जी पार्टिकल का पॉन्ड ट्राई करो। दूसरा मैगस एकदम ऑब्जेक्ट करता है, नहीं नहीं बहुत रिसोर्स लगते हैं। मैं कहता हूँ 3 टाइप के मेडिटेशन असिस्टिंग रूइन, उसे करो। लेकिन फिर स्पिरिचुअल फोर्स में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं और ऐसे ही डिस्कशन चलता रहता है। काया माइट के डिफरेंट एस्पेक्ट पर प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंट सब शेयर हो रहे थे। लेलिन सुन रहा था और उसे जेन्युइनली फ़ायदा हो रहा था। वो खुद सेक्रेट फ्लेम और कीमियन पुपिल प्रैक्टिस करता है, लेकिन गाया माइट के डिस्कशन से भी उसने अपनी टेक्निक के लिए नए आइडियाज़ निकाले। मतलब ये क्या हुआ, क्योंकि ना लेलिन के पास था एआई चिप जो डाटा कलेक्ट करता है, और इन डिस्कशन के थ्रू उसने अपनी दोनों मेडिटेशन टेक्निक की डीपर जो अंडरस्टैंडिंग है ना उसे डेवलप कर ली थी। ये एक ना इम्पोर्टेंट लेसन है, सिर्फ अकेले प्रैक्टिस करना काफ़ी नहीं है, पीयर्स के साथ, दोस्तों के साथ, अपने बराबर लेवल के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना भी ना इक्वली एकदम वैल्यूएबल होता है। जब लेलिन की बारी आई उसने एक छोटे बोटलनेक के थ्रू ब्रेक थ्रू का एक्सपीरियंस शेयर किया और बाकी मैगस में नॉस्टैल्जिया आ गया। उन्हें अपने पुराने स्ट्रगल याद आ गए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट यहाँ था, इन मैगस ने 100 सालों से मेडिटेशन टेक्निक में एकदम ना डूबे हुए थे, फिर भी लेनिन की अंडरस्टैंडिंग उनसे ज़्यादा डीप थी। क्योंकि तीसरा रीजन, एक लेलिन लेलिन ऑलरेडी रैंक 2 मैगस था, किमियन पुपिल सेकंड लेवल पर जो हाई लेवल है, और दो उसके पास था एक सेकेंड हाई लेवल टेक्निक सेक्रेट फ्लेम भी। तीन, एआई चिप कॉन्स्टेंटली डाटा इंटरफेयर करता रहता है जो कि इंसान मैन्युअली नहीं कर सकता। तो इन तीन चीज़ों की वजह से एक रिलेटिवली नौजवान मैगस सेंचुरीज पुराने गीजर से बातें कर पा रहा था। लेलिन की ह्यूमिलिटी एक्ट थी, अंदर से वो जानता है कि वो इनका स्टूडेंट नहीं, पीयर से भी ज़्यादा है, दोस्तों से भी ज़्यादा है। वो रैंक 2 है ना भाई, रैंक 2 पहुंच गया है भाई, इन लोगों के सामने कुछ नहीं है, ये लोग उनके सामने कुछ नहीं है। अभी उसका थोड़ा डैमेज हुआ है, डैमेज ठीक होने दो फिर देखते हैं। पब्लिक डिस्कशन के बाद शुरू हुआ ट्रेडिंग सेशन। ऑफिशियल मैगस लोग अपनी टेबल लगाते हैं, आइटम डिस्प्ले करते हैं और कस्टमर का इंतज़ार करते हैं। ये एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग था स्ट्रीट वेंडर से। यहाँ कोई डेस्परेट हॉकर नहीं था। मैगस ईगर नहीं होते डील करने के लिए, वो ज़्यादातर अपनी प्रीसियस चीज़ें दिखाते हैं और इन्जॉय करते हैं। बायर और सेलर दोनों मुस्कुराते हुए बात करते हैं, कोई वाइन के साथ टोस्ट करते हैं सक्सेसफुल ट्रेड पर। लेलिन घूम रहा था वहाँ पर, और जो एआई चिप है ना, एआई चिप की वजह से ज़्यादातर चीज़ें जो थी उससे तो आइडेंटिफाई कर लेता है वो, नाम, ओरिजिन सब पता चल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम, ज़्यादातर आइटम लेवल 1 मैगस के लिए यूजफुल थे। लेकिन लेवल 2 था तो कोई काम की नहीं थी। लेकिन कुछ चीज़ें जो ना सबटेरनियन वर्ल्ड एक्सक्लूसिव थी, वो इंटरेस्टिंग थी, और लेलिन ने कुछ रिसोर्स खरीद भी लिए बाद में स्टडी करने के लिए। करेंट ट्रिक दोस्तों, ये स्मार्ट मूव था। लेलिन के साउथ कोस्ट के मैजिक क्रिस्टल नेचुरली अलग होते, तो उसने उन्हें प्यूरिफाई करके प्योरेस्ट एसेंस में कन्वर्ट कर दिया। कोई आइडेंटिफाई फेदर नहीं, कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। सिमिलरली गोल्ड कोइन को मेल्ट करके गोल्ड लंप बना दिया हो, ऐसा ही कुछ साउथ कोस्ट की डिजाइन से ना अलग बना दिया है। एक छोटा सा डिटेल, लेकिन ये दिखाता है कि लेलिन कितना ना डिटेल्ड है, हमेशा ना अपने कवर मेंटेन करके रखता है। चलते चलते लेलिन एक अजीब टेबल पर रुक जाता है। वहाँ रखा था एक अनक्यूबली शेप्ड बोन फ्लूट, एक साइड पर इरेगुलर राउंड होल का ना साथ। सेलर एक मिडल एज्ड जेंटलमैन था, डार्क रेड वाइन की लॉन्ग स्टीम्ड ग्लास हाथ में, बहुत ना सब्सोकेटेड। उसने एक्सप्लेन किया, ये है सेक्सोन बैगी पाइप्स, एमसी किन्सी एरा में लिगाइथोन आर्कड्यूसी से इनहेरिटेड। इसके टोन के बारे में कहा जाता है कि ये मरमिट के गाने से भी सुंदर है, और इसका उस मरमिट को ट्रैप करने के बैट के तौर पर होता था। लेकिन जब से लेगिथोन आर्कड्यूसी डिस्ट्रॉय हुआ, कोई नहीं जानता इसे कैसे बजा जाए। और फिर जेंटलमैन ने कहा कि उसने ऑलरेडी 3912 वेराइटीज के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट किए हुए हैं अलग अलग एराज से, और ये उसकी कलेक्शन का एक स्पेशल पीस था। अगर तुम इसे एंशियंट रिक्वेम बजा सको तो ये तुम्हारा। उसने वाइन रेज की टोस्ट करते हुए। लेलिन ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कहा, मैं थोड़ा समझता हूँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना। जेंटलमैन जेन्युइनली रिग्रेटफुल था, जैसे कोई अपने लवर से ना अलविदा कह रहा हो। बहुत अफसोस था उसे।
लेकिन एक ही दिन ज़रूर ऐसा कोई ऑनर मिलेगा इसको। चलो उस मोमेंट के लिए टोस्ट करते हैं। इतना बोलता है, लेलिन भी इनवर्डली एकदम क्या बोले, वो भी चीयर्स कर लेता है, लेकिन आउटवर्डली प्रॉपरली एकदम ना पार्टिसिपेट करता है वो। ऑरेंज जूस ग्लास उठा के क्या कर सकता है उसके साथ, अब वो बजाना नहीं चाहता, ये बजना नहीं चाहता। ये सीन एक इंटरेस्टिंग साइड नोट था मैगस के लाइफ स्टाइल के बारे में। लॉन्ग लाइफ सेशन की वजह से मैगस के हॉबीज़ और इंटरेस्ट बहुत ना वैरिड हो जाते हैं। कुछ कलेक्टिव हो मतलब कलेक्शन में इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ म्यूजिक में, कुछ और चीज़ें में, और कुछ डार्क मैगस तो बिचार कलेक्शन में के एडिक्शन भी होते हैं। इतने डूब जाते हैं कि ना खुद के लिए भी डेंजरस हो जाते हैं वो लोग। अब आते हैं ना सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट पर। ये लेलिन के लिए ना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेलिन घूम रहा था और एक वाइट टेबल के पास आते अचानक उसका ना ब्लड एसेंस में ना कुछ हिलने एकदम हिलने लगता है, जैसे कोई मैग्नेटिक पल्स उसके ब्लड खुद रिएक्ट कर रहा हो किसी चीज़ के साथ। लेलिन ने टेबल पर रखी एक चीज़ उठाई जो दिखने में तो एक आइस का टुकड़ा था, एक ग्रीन जेड बॉक्स में केयरफुली प्रिजर्व्ड, जैसे कोई बहुत ना प्रीसियस ट्रेजर हो। लेलिन ने दोनों हाथ से इसके पकड़ा और वो सेंसेशन और ज़्यादा इंटेंस हो गई। वाइट मिस्ट निकली उस आइस शार्ड से और एक थिक फ्रॉस्ट की लेयर लेलिन ने उंगलियों पर एकदम जम गई। नॉर्मल इंसान के लिए ये फ्रॉस्ट काफ़ी डैमेजिंग होती, लेकिन लेलिन के लिए कोई हार्म नहीं। लेकिन जो नेक्स्ट हुआ वो तो लेलिन के अंदर कीमियन ब्लड लाइन में एक स्ट्रेंज सी चेंज आई। वो फीलिंग कैसी थी? लेलिन ने एक परफेक्ट मेटाफोर सोचा, जिससे कोई रंग में न जल रहा हो और अचानक बर्फ वाला पानी उसके पर ऊपर डाल दिया गया हो। बहुत ही सुकून देने वाली फीलिंग। या ना क्यों ये ना क्यों इम्पोर्टेंट है कि याद है ना लेलिन की वॉरलॉक इमोशनल इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम। बैकग्राउंड समझो, लेलिन ने बैकग्राउंड मतलब वॉरलॉक है वो एक, और वॉरलॉक में एक ब्लड लाइन इलनेस होता है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब उनके इमोशनल कंट्रोल से बाहर हो सकते हैं। और अनएक्सपेक्टेडली लेलिन काफ़ी टाइम से ना प्रॉब्लम से डील कर रहा था। ग्रेट मैगोस सेलम के रिसर्च नोट से बेसिक पर ना एआई चिप ने एक हाई ग्रेड रिक्वालिटी पोशन बनाई थी जो प्रॉब्लम को सप्रेस करती थी लेकिन कम्प्लीटली क्योर नहीं कर सकती थी। और अब ये आइस शार्ड, लेलिन को फील हुआ कि ये चीज़ कम से कम 1 साल के लिए इमोशनल इंस्टेबिलिटी सप्रेस कर सकती है, और अगर और ज़्यादा मिले कंप्लीट क्योर भी पॉसिबल है। लेलिन के अंदर खुशी की एक स्पार्क, लेकिन वो फौरन एकदम चुप हो गया, एक्सप्रेशन को एकदम न्यूट्रल रखा। और फिर आगे वो कहता है, पहले इंफॉर्मेशन फिर डिजायर दिखाना। टेबल के सामने थी एक बहुत ही खूबसूरत फीमेल मैगस, लॉन्ग पर्पल रोब्स जो उसके कॉप्स छुपा नहीं पाते थे, उल्टा और ज़्यादा इन्हेंसिंग लग रही थी। लाइट पर्पल हेयर वाटरफॉल की तरह, एग्जीक्यूट फेस पर एक स्मार्ट एकदम स्मार्ट मुस्कान। लेलिन ने मेंटली नोट किया ये फीमेल उसके टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल फीमेल की लिस्ट में आई, और वो इंटेलिजेंट और कैपेबल भी लगती थी, सिर्फ एक शो पीस नहीं। वो बोली, ये है आइस जेड स्कॉर्पियन ब्रीथ। आइसी जेड स्कॉर्पियन डीप आइस केप में रहते हैं और उनकी सलाइवा में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होता है। ये इस आइस इस एलिमेंट हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक की एडवांसमेंट बूस्ट करना बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है। प्राइस है 5 लाख मैजिकल क्रिस्टल। ये इकोवेलेंट आइटम एक्सचेंज पर, मतलब इसके बराबर कोई आइटम दे सकते हो या फिर 5 लाख मैजिक क्रिस्टल दो। 5 लाख मैजिक क्रिस्टल बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन लेलिन के लिए इस चीज़ की ज़रूरत प्राइस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेलिन समझ गया कि उस फीमेल मैकस ने उसकी अर्जेंसी भांप ली थी। वो मुस्कुरा रही थी, क्लियरली वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज में थी। तो लेलिन ने क्या किया, सीधा कार्ड पे खेल गया, चुप नहीं। वो बोलता है अपना लेनिन, मेरे एक एक्सपेरिमेंट के लिए इसका बड़ा क्वांटिटी चाहिए, क्या तुम मुझे आइस केप तक ले जा सकती हो? ये बल्क में परचेज कर सकता हूँ मैं। ये एक ना स्मार्ट मूव था। अगर लेलिन छुपाता तो वो नेगोशिएट करती एक पीस के लिए और वो फीमेल ज़्यादा प्राइस मांगती। सीधा बल्क इंटरेस्ट दिखाता है। लेलिन ने कॉन्वर्सेशन को सप्लाई डिस्कशन पर शिफ्ट कर दिया। प्राइस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया था रिलायबल रिसोर्स ढूंढना। लेलिन ने ना एक पर्पल हेयर्ड, वही सेलिन है उसका नाम, सेलिन से ना डील की है। उसने एक मैजिक क्रिस्टल टेबल पर दिया और बदले में उसने ना आईसी जेड स्कॉर्पियन ब्रीथ अपने हाथ में रख ली।
सेलिन कोई छोटी मस्त नहीं है। वो एक गिल्ड की इनहेरिटर है, ईस्टर्न कैपिटल की फेमस ब्यूटी है, लेकिन साथ ही बहुत क्राफ्टी भी है। कोई मैगस उससे इम्प्रेस करने की कोशिश कर चुका है और सब धोखे खा चुके हैं। लेलिन का दोस्त सिगफ्राइड भी यहाँ बताता है कि भाई इस लड़की से दूर रहना, लेकिन लेलिन सोचता है कोई नहीं, इस बिगजेन के साथ थोड़ी गेम खेलनी पड़ेगी। लेलिन क्लासिक मूव, काम, कैलकुलेटेड और फोकस्ड। अब न सीन शिफ्ट होता है लेलिन के नए विला में, ईस्टर्न कैपिटल में। वायलिन ऑलरेडी जा चुका है तो विला में सिर्फ लेलिन अकेला है। लेकिन लेलिन कोई आराम नहीं करता। उसने अंडरग्राउंड सेलर में एक सीक्रेट टनल बनाया है और उसके एंड में है एक फुल ऑन अंडरग्राउंड लेबोरेटरी। सिल्वर मेटल की एक्सपेरिमेंटल डेस्क, टेस्ट ट्यूब और तमाम इक्विपमेंट, सब कुछ रेडी है। और ये बंदा एक सच में ना मस्त साइंटिस्ट भी है भाई। अब आता है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात। लेलिन सिल्वर ट्विजर से आईसी जेड स्कॉर्पियन ब्रीथ को उठाता है और अपनी एआई चिप एक्टिवेट करता है। ब्लू लाइट आंखों में चमकती है और चिप उस क्रिस्टल को माइक्रोस्कोपिक एनालाइज शुरू कर देता है। क्रिस्टल के सरफेस पर एक छीन को ना कुछ हो जाता है वहाँ पर। इसके 6 कोने हैं, 6 कोने वाला है, 6 साइडेड है। स्ट्रेंज रूइन दिखा और वहाँ से ना इंटेंस कोल्डनेस निकल रही थी। एआई चिप कहता है एनालिसिस कंप्लीट, ब्लड लाइन एक्सपेरिमेंट सिमुलेशन शुरू करते हैं। सिमुलेशन में क्या होता है, एक ट्रांसलूसेंट ह्यूमन फिगर के अंदर पर्पल ब्लो फ्लड हो रहा था। आइस जेड स्कॉर्पियन ब्रीथ इंजेक्ट की गई। बॉडी में वायलेंट रिएक्शन हुआ, जैसे हॉट ऑयल में ठंडा पानी गिरा हो। ब्लड प्रेशर 5 गुना बढ़ गया। फिर लेलिन ने डार्क एलिमेंट एनर्जी पार्टिकल रेडिएट करवाए। धीरे धीरे बॉडी स्टेबलाइज हुआ। रिजल्ट सक्सेस था और एआई चिप ने एग्जैक्ट टाइम में बताया 335 दिन। 335 दिन 13 घंटे तक इमोशनल वेव सप्रेस रहेंगे, 1 साल लगभग। यहाँ एक ना इम्पोर्टेंट लोअर पॉइंट है, वारलॉक जैसे लेलिन एंशिएंट ब्लड लाइन कैरी करते हैं। इसका मतलब है इमेंस पावर, स्ट्रॉन्ग बॉडी, स्ट्रॉन्ग मैजिक। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो एंशिएंट ब्लड लाइन उनके साथ एंशिएंट प्रीडेटर की इमोशन को भी ना ले आते हैं। रेज, एग्रेशन, इरिटेशनल बिहेवियर। एक वॉरलॉक कभी भी अपना कंट्रोल खो सकता है और यही रीज़न है कि वॉरलॉक लिनेज डिक्लाइन हो गई। पावरफुल तो है लेकिन इमोशनली अनस्टेबल है। अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पावर का क्या फ़ायदा। काम और रैशनल मैगस सर्वाइव करते रहते हैं, लेकिन वॉरलॉक साउथ कोस्ट और ट्वाइलाइट जोन में उनका कोई नामो निशान नहीं है। आइस जेड स्कॉर्पियन ब्रेथ, यही लेलिन का सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का अभी के लिए। तो अब थोड़ा सा ना आईसी जेड स्कॉर्पियन के बारे में जानते हैं। ये एक हाई एनर्जी ऑर्गेनिज्म है जो एडल्ट स्टेज में रैंक 1 जितना ना पावरफुल होता है। ये आईसी केव में रहता है और लेजेंड है कि ये किसी दूसरी दुनिया से ट्वाइलाइट जोन में आया था, फिर इवॉल्व हुआ। इन्हें सर्वाइव करने के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ चाहिए, तोपाज की स्पेशल रेडिएशन और इनकी क्रिस्टलाइज ब्रीथ। सर्टेन हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक के लिए बहुत सिमुलेटिंग होती है। प्रॉब्लम ये है कि इनकी आईसी के पहले से कुछ गिल्ड ने मोनोपलाइज कर रखी है, तो लेलिन के लिए डायरेक्टली जाना मुश्किल है और यहाँ सेलिन के कनेक्शन काम आएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये आईसी जेड स्कॉर्पियन ब्रीथ सिर्फ लेलिन के लिए स्पेशली काम कर रहा है, क्योंकि ना हर वॉरलॉक का ब्लड लाइन अलग होता है। लेलिन के पास जायंट कीमियन सर्पेंट का ब्लड लाइन है और एआई चिप ने एनालाइज किया है कि ये स्पेसिफिक रिसोर्स उसके लिए परफेक्ट फिट है। किसी दूसरे वॉरलॉक के लिए, इवन किसी और जायंट कीमियन सर्पेंट वाले के लिए ये काम नहीं कर सकता। ये लेलिन की यूनिक लक है, लेकिन उसने लक को एआई चिप की वजह से ढूंढा है, किसी मैगस से नहीं, प्योर साइंस और एनालिसिस से। और लेलिन जानता है कि ना आईसी जेड स्कॉर्पियन ब्रीथ के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, लेकिन वो घबराता नहीं क्योंकि अब वो एक पोशन मास्टर बन चुका है। 4 सीजन गार्डन में रहते हुए उसने सब इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर ली, जैसे एक स्पॉन्ज करता है ना। प्रैक्टिस की, एक्सपेरिमेंट किए, ट्रेड्स किए और अब उसकी सक्सेस रेट हाई ग्रेड पोशन में 30% से भी ज़्यादा ऊपर है और वो नई पोशन खुद रिसर्च करके बना सकता है। ये लेवल उसके मेंटर प्रोफेसर क्रॉफ्ट से भी ना आगे निकल गया है। लेलिन रियली इज बिल्ड डिफरेंट भाई। एक ना इम्पोर्टेंट रिविलेशन, लेलिन ना पोशन ग्रैंड मास्टर जो है वो बन चुका है।
लेकिन वो ये किसी को नहीं बताता। क्यों? क्योंकि ना साउथ कोस्ट पर पोषण मास्टर की संख्या बहुत ही कम है। अगर किसी को पता चले कि इतनी कम उम्र में वो ना रैंक 2 वॉरलॉक भी है और पोषण में ग्रैंड मास्टर भी, तो लोग उसे जीनियस नहीं बल्कि फ्रीक ऑफ नेचर बोलेंगे। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर लोग इन्वेस्टिगेट करने लगे तो एआई चिप का राज एक्सपोज हो सकता है, और ये तो लेलिन बिल्कुल अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो लेसन क्या है, जितना पावरफुल हो उतना भी उतना ना चुप रहो। लेलिन की साइकोलॉजी है। अब लेलिन अपनी पोषण ग्रैंड मास्टर स्किल यूज करता है। उसने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि ICZ स्कॉर्पियन ब्रीथ के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, और अब वो फार्मूला चूज करता है उन साइड इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। 3 इंग्रेडिएंट चाहिए, एरो फ्रॉग वेनम और रेडिस स्टोन फेसेस, ब्लैक माउंटेन गोट का अंडा, और लक्की लेलिन के पास तीनों चीज़ें पहले से ही अवेलेबल हैं। वो लैब में घुस जाता है और पूरी कंसंट्रेशन से वो पोशन बनाना शुरू कर देता है। इसका मतलब है कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं और शॉर्टकट भी नहीं, अपनी स्किल से बना रहा है। 2 दिन के बाद लेलिन लैब से बाहर आता है और वो लिटरली अलग दिख रहा था। क्या बदला है उसके उसकी पर्सनैलिटी और भी ना ठंडी हो गई है। एक अनप्रोचेबल ऑरा आ गया है। उसकी स्किन सॉफ्टर हो गई है, जेड जैसी चमक आई है। उसके काले बालों से भी ना ठंडी निकल रही है। आसपास के टेम्परेचर भी गिर गए हैं। ये चिप ने कंफर्म कर दिया, पोषण काम कर रहा है। अब चाहे रोज खून खराबा वाली लड़ाइयाँ हो, ब्लड लाइन उसकी रैशनैलिटी थिंकिंग करप्ट नहीं कर सकती। ये लेलिन के लिए गेम चेंजिंग मोमेंट है। अब वो ने फुल्ली कंट्रोल में है, एक कोल्ड कैलकुलेटेड पावरफुल वारलॉक बन चुका है। अब लेलिन अपना नेक्स्ट मूव स्टार्ट करता है। एक साथ 2 सीक्रेट इम्प्रिंट मैसेज भेजता है। पहला मैसेज सिगफ्राइड को, भाई सेलिन की गिल्ड के बारे में जो इंटेलिजेंस मांगी थी, कोई अपडेट आया है? और दूसरी मैसेज सेलिन को, सेलिन अब टाइम है मेरे पास, बता कहाँ मिलना है, सीधा बात करते हैं ICZ स्कॉर्पियन के बारे में। सिगफ्राइड का रिप्लाई आता है, खुश की खबरी, उसने नेचर अलायंस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। सेलिन का रिप्लाई, सिर्फ एक जगह और एक टाइम, बस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई स्मॉल टॉक नहीं। लेलिन मेंटली नोट करता है, ये स्क्रूड औरत, बहुत चालाक औरत है, लेकिन वो जानता है ये गेम उसे ही खेलनी पड़ेगी। लेलिन ईस्टर्न कैपिटल में सेलिन के गिल्ड नेचर अलायंस के ऑफिस में पहुंचता है, और ये जगह ट्वाइलाइट जोन के बाकी स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलग है। नॉर्मल ट्वाइलाइट जोन बिल्डिंग, डिफेंस हैवी, डार्क, फर्टेलाइट, लेकिन ये ऑफिस मैजेस्टिक, एलिगेंट, पावरफुल और प्लांट से भरा हुआ, जैसे किसी फैंटेसी वर्ल्ड से उठाया हुआ। इतना पावरफुल था कि RTO कॉस्ट पागल हो जाते हैं। यहाँ पर ना लेलिन गिल्ड का ना मेंबरशिप सिस्टम स्ट्रिक्ट था। यहाँ पर लिमिटेड कस्टमर, कोई नेपोटिज्म नहीं। कुछ नोबल फैमिली को भी रिजेक्ट कर दिया था यहाँ पर। ये एक पावर मूव है। जब आप लोगों को रिजेक्ट करो तो डिमांड और बढ़ जाती है, इसके लिए ही किया गया था। अब लेलिन सिगफ्राइड की दी हुई इंफॉर्मेशन रिकॉल करता है नेचर अलायंस के बारे में। 3 की पॉइंट। पहला, ये गिल्ड दूसरी दुनिया के प्लांट के साथ काम करती है, उनका ग्रीन हाउस रिसर्च और प्लांट हैंडलिंग टॉप क्लास है। दूसरी बात, इनकी मेडिटेशन टेक्निक डायरेक्टली फाइटिंग पावर नहीं एकदम बढ़ाती, लेकिन सपोर्ट रोल में बहुत काम की है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये टेक्निक यूजर की अपीयरेंस परमानेंटली स्लाइटली चेंज कर देती है। हैंडसम मैन और ब्यूटीफुल वुमेन बन जाते हैं। तीसरा, ये मैगस ट्रेडिशनल मैगस से बिल्कुल अलग हैं। वो सोशल हैं, इंटेलिजेंट हैं और ऑलमोस्ट सबके साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं। लेलिन अपना एनालाइज करता है, अपीयरेंस चेंज, इल्यूजनरी एबिलिटी, गुड ऑफ सोशलाइजिंग। ये टेक्निक करिश्मा और इल्यूजन पर बेस्ड है, और क्योंकि इनकी मीडियम साइज गिल्ड से भी ज़्यादा बड़े रिलेशन नहीं, तो रैंक 2 या उससे भी अपर का कोई मैगोस ना इंचार्ज नहीं होगा। प्योर लॉजिक था, कहना चाह रहा है इनके ना रैंक 2 मैगोस से ना कोई नहीं हो सकता इंचार्ज, इन लोगों का लीडर। और मीडियम साइज गिल्ड से भी इन लोगों का ज़्यादा कुछ खास रिलेशन भी नहीं है। सोशलाइज तो हैं लेकिन रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं है। लेलिन अंदर जाता है तो 2 मैड सर्वेंट उसके रोक लेती हैं, पोलाइटली रेस्पेक्टफुल्ली। वो कहते हैं सेलिन का नाम, और मेड सर्वेंट के बिहेवियर तुरंत बदल जाता है। अपना लेलिन बोल दिया सेलिन का नाम, तो उन लोगों का बिहेवियर तुरंत ही बदल गया और ज़्यादा रेस्पेक्टफुल हो गए। लॉर्ड सेलिन आपका होराइजन पवेलियन में इंतज़ार कर रही हैं। और ये सुन के आसपास के नोबल लोग हैरान हो जाते हैं।
होराइजन पवेलियन वो स्पेशल रूम है जो सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट के लिए रिजर्व होता है। हर कोई एकदम फुसफुसाने लगता है, ये लड़का कौन है? लेलिन उन्हें इग्नोर करता है और सीधा चला जाता है यहाँ से बॉस एनर्जी के साथ। होराइजन पवेलियन एक गोर्जियस रूम है, वाइट मिस्ट से भरा हुआ, जेवेल चमक रहे हैं, ग्रीन प्लांट हर तरफ, नेचर जैसी फीलिंग। लेलिन एनालाइज करता है, वो मिस्ट भी ये ट्रैकुलन इफेक्ट देता है ह्यूमन बॉडी को। मैं फॉर्मूला भी जानता हूँ इसका, लेकिन ऑफिशियल मैगस पर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं। मतलब वो एनालाइज कर रहा था, ये जो इफेक्ट है ना यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को, मतलब ह्यूमन बॉडी को देता है। मेन फॉर्मूला भी वो जानता है, अरे जाने दो यार, ये कुछ काम का नहीं है। और सेलिन आगे बोलते हुए बोलता है, वो वाइन से बनी चेयर पर ना लेटी हुई है, आंखें बंद है, जैसे लेलिन के आने का ना पता नहीं हो। लेकिन लेलिन जानता है एक ऑफिशियल मैगस की स्पिरिचुअल फोर्स पूरे रूम को कवर कर लेती है। सेलिन को पता जरूर था कि वो आ गया है, ये सब एक्ट कर रही थी। लेलिन हल्का सा खांसता है, सेलिन चौंक कर उठती है, एकदम स्वीट स्माइल देती है। ओह ओह, आप आ गए मैगस लेलिन। लेलिन ठंडा जवाब देता है, हेलो मैगस सेलिन। ना ज़्यादा वार्म ना ज़्यादा रूड, परफेक्ट न्यूट्रल में। और फिर लेलिन समझ जाता है सेलिन की मेडिटेशन टेक्निक इतनी एडवांस है कि वो सिर्फ ओपोनेंट पर नहीं, खुद पर भी इल्यूजन कास्ट करती है। इसका मतलब अपोजिंग मैगस को भी उसे हट करने का मन नहीं करता। ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है, ब्यूटी और इनोसेंस का मार्क्स पहन के नेगोशिएट करना। जब लेलिन सेलिन को ऑब्जर्व करता है तो उसका एआई चिप जो उसके दिमाग में एक सुपर एडवांस एनालाइजर सिस्टम है ना, सेलिन की मेडिटेशन टेक्निक को डिकोड कर लेता है। और क्या निकलता है? सेलिन की मेडिटेशन टेक्निक मतलब उसका ना एक ही काम है, नेचुरल एफिनिटी बढ़ाना। मतलब ये टेक्निक उसे करने वाले की चार्म और अट्रैक्टिवनेस सबसे इंसान मतलब सबसे ना इंसानों से, जानवरों से, या तक कि एलिमेंट पार्टिकल से भी ऑटोमेटिक बंद एकदम बढ़ा देता है यार। लेलिन सोचता है, यार अगर ये टेक्निक पीक पर पहुंच गई तो ऑफिशियल मैगस को भी अफेक्ट कर सकती है। लेकिन लेलिन पर कोई असर नहीं, क्योंकि ये बैडली मतलब बंदा मेंटली आयरन वाला है। लेलिन डायरेक्टली बोलता है, मैं यहाँ आईसीजेड स्कॉर्पियन का वेनम यानी आईसीजेड स्कॉर्पियन ब्रीथ बड़ी मात्रा में खरीदने आया हूँ। अब सेलिन अपना सैड वाला मोड में ना ऑन करती है और कहती है, अरे मिस्टर लेलिन, वो आईसी केव हमारी गिल्ड कंट्रोल नहीं करता, और वो स्कॉर्पियन इतनी डेंजरस है कि उनका वेनम खुद मैगस के भी लिए भी प्रॉब्लम है। उनका राजा तो पीक रैंक 1 का मैगस भी है, उसको भी हरा सकता है। बेसिकली वो रोने धोने वाली एक्टिंग कर रही थी, एक बेचारे हेल्पलेस मतलब मैगस की तरह। लेकिन लेलिन इसके बहानों में बिल्कुल नहीं आता। तो लेलिन सीधा ऑफर देता है, एंट्री परमिट को डिटेल मैप दो, मतलब एंट्री परमिट दो, डिटेल मैप दो, मैं मैजिक क्रिस्टल रिसोर्स और टॉप रिसर्च मटेरियल दे दूंगा। सेलिन एकदम मना करती है एंट्री परमिट देने से, फिर बोलती है, लेकिन आप अगर आप नेचर अलायंस ज्वाइन कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेलिन हंसते हुए बोलता है, सिर्फ एक एंट्री परमिट के लिए ज्वाइन करना थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा? तब सेलिन अपना असली ऑफर कहती है, ऑनरेरी प्रोफेसर के टाइटल, 5 लाख मैजिक क्रिस्टल सैलरी पर ईयर, लैब और रिसोर्स का फुल एक्सेस, और साथ में ये डेंजरस काम करती है। भाई वो ना वो क्या करती है पता है? लेलिन के दिमाग पे ना इल्यूजन कास्ट करने की कोशिश करती है। उसको पता ही नहीं है आगे कौन खड़ा है। उसकी आंखों से एक इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स निकलती है और सीधा लेलिन के कॉन्शियसनेस की ना तरफ जाती है। ये चिप तुरंत डिटेक्ट कर लेता है ये अटैक। लेलिन के अंदर से एक लाल क्रीमसम लाइट निकलती है और सेलिन की स्पिरिचुअल फोर्स को टुकड़ों टुकड़े कर देती है। सेलिन का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। वो समझती है ये बंदा ऑर्डिनरी रैंक 1 नहीं है, ये तो पीक रैंक 1 मैगस है। और उसकी गलती, उसने एक ऐसी फोर्स पे इल्यूजन ट्राई किया जो उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल थी। मैगस मैजिक में एक रूल होता है, अगर इल्यूजन फेल हो तो वो सीधा कास्टर पे ही पलट सकता है। लेकिन थोड़ी देर उसे फ्रीज कर दे, एकदम रखता है, फ्रीज कर लेता है यार, एक लेसन की तरह। फिर छोड़ता है। सेलिन की नाक से 2 लाल धारा बेर निकलते हैं। स्पिरिचुअल फोर्स का बैकलेस लगा था उसे। अब सीन बिल्कुल बदल जाता है। सेलिन जो पहले मतलब एटीट्यूड मार रही थी ना, अब 180 डिग्री टर्न ले लेती है। वो झुकती है, बोलती है आई एम सॉरी बोलती है, और लेलिन को ना रेस्पेक्ट, एकदम फुल रेस्पेक्ट देती है।
क्योंकि पीक रैंक 1 मैगोस का मतलब है एक बंदा जो अकेला कई छोटी गिल्ड को एकदम तोड़ सकता है, मार सकता है। लेकिन शान से बोलता है कोई बात नहीं, ट्रेड का क्या होगा, बस इतना, कोई ड्रामा नहीं करता भाई, सीधा पूछ लेता है। सेलिन एकदम अंदर जाती है और जब वापस आती है तो पर्पलिश गोल्ड गाउन में थी, पूरी तरह चेंज हो चुकी थी। अब एक इम्पोर्टेंट गेस्ट की तरह ना ट्रीट कर रही थी लेलिन को। वो अब ना एक स्पेशल आइटम लाती है, एक ओलाइव के अक्सर के बीज, मतलब आकार के बीज यार, ओलाइव होगा कुछ मेरे को नहीं पता। ओलाइव के आकार के बीज मतलब छोटी छोटी दाने कुछ लाई होगी। सेलिन अपना हाथ फेर के बीच से ग्रीन लाइट डालती है और दोस्तों क्या सीन बोलता है, होता है कि ऐसा होता है पूरा बीच से ना सीधा एक पौधा निकलता है रियल टाइम में। पहले सफ़ेद टेंड्रियल, फिर ब्रांचेस निकलते हैं, फिर एक ग्रीन लिप्स निकलते हैं, हरे पत्तियाँ, फिर पिंक फ्लावर और फाइनली एक लाल सेब जैसा फ्रूट जिसका नाम था साइसली फ्रूट। ये इतना स्पेशल क्यों है, क्योंकि ना ये फ्रूट सिर्फ थोड़ी देर के लिए रिप रहता है, इसको तुरंत खाना पड़ता है और फ्रेश टेस्ट के लिए लेलिन फ्रूट तोड़ लेता है और जैसे ही एकदम तोड़ा पूरा पौधा ग्रीन लिक्विड में घुल जाता है। लेलिन बोलता है जिंदगी के ये चमत्कार सच में कमाल होते हैं। क्या है भाई ये फ्रूट, देखते हैं आगे फ्रूट के बारे में, फ्रूट खाने से क्या इफेक्ट होगा। लेलिन ना अब उस फ्रूट को ना उसे खा लेता है, क्रंच, मीठा खुशबूदार जूस मुंह में भर जाता है और लेलिन का एआई चिप तुरंत एनालाइज करता है। ये फ्रूट स्पिरिचुअल फोर्स के लिए भी बेनिफिशियल है। लेकिन लेलिन पॉइजन से नहीं डरता क्योंकि उसकी जाइंट कीम्यून सरपेंट की ब्लड लाइन की वजह से वो प्रैक्टिकली इम्यून है दुनिया के बेस्ट बेस्ट से बेस्ट चेहरों से। सिर्फ एंशियंट टाइम के कोई लेजेंडरी पॉइजन ही उसे अफेक्ट कर सकता है। सेलिन खुद बता देती है ये फ्रूट सिर्फ पहली बार खाने पर और सिर्फ ऑफिशियल मैगोस के लिए काम करता है, बार बार खाओ तो बस टेस्ट के लिए अच्छा है। लेलिन ना इम्प्रेस्ड होता है, साउथ कोस्ट पे तो ना ये फ्रूट के लिए ना मैगोस आपस में लड़ पड़ते, लेकिन यहाँ सबटेरियन वर्ल्ड में छोटी से छोटी गिल्ड के पास भी ऐसी चीज़ है। ये ना दुनिया कितनी रिसोर्स रिच है ना। अब ना खाना पीना हो गया तो सेलिन फिर से ना अपना ऑफर एकदम बताती है। माय लॉर्ड, क्या आप सच में नेचर अलायंस ज्वाइन करने पर कंसिडर नहीं करेंगे। लेनिन सीधा मना करता है, बोलता है मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बंधना नहीं चाहता अपने आप को। सेलिन एकदम वो हार नहीं मानती, वो फिर से कन्विंस करने की कोशिश करती है। हमारी गिल्ड में सिर्फ मैं ही एक ऑफिशियल मैगस हूँ, बस बहुत छोटी गिल्ड है, आपको कुछ खास करना नहीं पड़ेगा और हम अपनी सारी हाई ग्रेड मेडिटेशन टेक्निक और सीक्रेट स्पेल इंफॉर्मेशन आप सबको दे देंगे। अब ये सेलिन की सोच समझो, ट्वाइलाइट जोन में एक पीक रैंक 1 मैगस अकेले घूम रहा है, ये प्रैक्टिकली 100 साल में एक बार होने वाली बात नहीं है। मतलब बात है नॉर्मली ऐसी ताकत वाले मैगस या तो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं या उन्हें फोर्स करके रिक्रूट करा जाता है। अगर सेलिन लेलिन को रिक्रूट कर ले तो नेचर अलायंस ओवरनाइट एक मीडियम रैंक्ड गिल्ड बन जाएगी। ये उसके लिए एक सोने का मौका था। और दोस्तों सेलिन की बैक स्टोरी समझो, वो पहले भी कुछ मैगस को अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट कर चुकी थी, लेकिन वो लोग सिर्फ उसे पोजेस करना चाहते थे। बहुत डिस्कस्टिंग एक्सपीरियंस रहा उसका, लेकिन गिल्ड बचाने के लिए वो ये सब बर्दाश्त करती रही। अगर लेनिन आ जाए सब कुछ बदल जाता। लेनिन बोलता है माई अपोलाइज्ड बट लेनिन सेलिन का चेहरा पेल पड़ जाता है, रिजेक्शन आ रहा था। लेकिन फिर लेनिन कहता है लेकिन एक राउंड आउट तरीका है। सेलिन की आंखें चमक जाती है। लेनिन का काउंटर ऑफर लेनिन देता है, फॉर्मली नेचर अलायंस ज्वाइन करेगा, सिर्फ नाम के लिए, गिल्ड को एक्सपेंड करने में पर्सनली हेल्प नहीं करेगा। लेनिन लेगा मतलब ना वो करेगा, उसका क्या क्या फ़ायदा होगा इसमें वो भी बोल देता है। आईसी केप का एंट्री परमिट जो भी सेलिन से मतलब सेलिन ने प्रॉमिस किया है, मेडिटेशन टेक्निक, स्पेल रिसोर्स सब, और सबसे बड़ा क्लॉज, तुम और तुम्हारी गिल्ड मेरी किसी भी रिक्वेस्ट को कभी रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, किसी भी मतलब किसी भी कंडीशन को। ये लास्ट वाली कंडीशन ये लेलिन की रियल मूव है, वो एक ब्लैंक चेक मांग रहा है फ्यूचर के लिए। सेलिन सोचती है और फाइन बोल देती है क्योंकि वो स्मार्ट है। वो सोचती है अगर गिल्ड मुश्किल में पड़ी तो लेलिन हेल्प करेगा ना, इवन इफ ही इज मतलब उसका नाम ही है, लेकिन लास्ट में आकर
कुछ हुआ तो हेल्प तो करना पड़ेगा ना, इतना सब रिसोर्स लेने के बाद। अब लेनिन एक्सपेक्ट करता है कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई सोल बंडिंग होगी, जैसे बड़े गिल्ड में होता है ना। वो कुछ ना मतलब खुद पूछता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाओगे, सोल फ्रैगमेंट नहीं लोगे। सेलिन बोलती है माय लॉर्ड लेनिन, मतलब माय लॉर्ड लेनिन पर ट्रस्ट करती हूँ। लेनिन हैरान इंटरनली सोचता है, मैं तो ट्रायल आई यूज करने के लिए रेडी था, रिजेक्शन के लिए। लेकिन सेलिन ने ट्रस्ट चूज किया बिना किसी गारंटी के। क्यों? क्योंकि ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। अगर लेनिन एक्चुअली चीटर भी निकला तो भी क्या, मतलब क्या खो देगा सेलिन? कुछ नहीं ज़्यादा। लेकिन अगर ये जेन्यून है तो नेचर अलायंस का ब्राइट फ्यूचर है। ये लड़की मेरे को ना भाई, मुझे भी थोड़ी स्मार्ट लगी भाई। लेलिन ना मन में सोचता है, ये तो मुझसे भी ज़्यादा स्लाई है। और वो जेन्युइनली इम्प्रेस होता है सेलिन की लीडरशिप पोटेंशियल पर। कुछ दिन बाद एक बड़े और इम्प्रेसिव बिल्डिंग के बाहर सेलिन पर्पल रोब्स में खड़ी है, इतनी स्टनिंग कि उसके पीछे खड़े दो एक्लोइटी यानी जूनियर स्टूडेंट भी अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे। एक मेल एक्लोइटी है ओबो, उसका नाम ओबो है। एक फीमेल एक्लोइटी है एलिया। ओबो सोचता है, ये पीक रैंक 1 मैगोस हमारे जैसे छोटी गिल्ड में क्यों आएगा? ज़रूर सेलिन की वजह से आया होगा। और वो जेलस हो जाता है, मुट्ठी बांध लेता है एकदम। एली सोचती है, ज़रूर उस मैगोस ने कोई ट्रिक यूज की होगी सेलिन को मैनिपुलेट करने के लिए। और वो एंग्री हो जाता है। दोस्तों नोटिस करो, दोनों एक्लोइटी गलत सोच रहे हैं, अपने अपने एज्यूम कर रहे हैं। यही होता है भाई, जब तुम सिर्फ बाहर से चीज़ें देखो और अपने आप मन में कुछ सोचो। सेलिन दोनों को समझाती है, लेलिन का स्वभाव अच्छा है लेकिन रेस्पेक्ट जरूर रखना। और अगर उनकी नज़र तुम पर पड़ी तो शायद तुम उनके डिसाइपल बन जाओ और रैंक 1 मैगोस बनना बहुत ईजियर हो जाएगा। तब वो बड़े गेट खुलते हैं और अंदर से एक रिपल्सिव क्रिएचर निकलता है, मैगस स्क्रेल। ऊपर से इंसानों का ना टोर्सो, नीचे से 8 लंबा लंबा स्पाइडर लेग, पीछे सिल्क का एक थैली जिसे स्ट्रक्चर एक हाफ मैन हाफ स्पाइडर क्रिएचर। और दोस्तों ये सिर्फ दिखने में ही नहीं, मतलब क्या बोलें, सेमी कन्वर्टेड रैंक 1 मैगोस, मतलब सेलिन से भी ना ज़्यादा पावरफुल। ओबो और एलिया को ये क्रिएचर घिनौना लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये इनसे पावरफुल है। स्क्रिल सीधा सेलिन के पास आता है और लस्टफुल्ली कहता है, मिस सेलिन, ये छोटी सी गिल्ड क्यों छोड़ नहीं देती है? इतने कम एक्लोइटी, इतना कम पोटेंशियल, अपनी पूरी यूथ यहाँ वेस्ट कर रही हो। हमारे 8 क्लॉ स्पाइडर गिल्ड में आ जाओ, मैं तुम्हें मुझसे एक स्टेप नीचे का पोजीशन दूंगा। और वो और पास आ जाता है। सेलिन को उसकी भयानक स्मेल आती है। वो पेल पड़ जाती है एकदम से, लेकिन मुस्कुराती रहती है क्योंकि ये क्रिएचर पोलाइटली इम्पोर्टेंट है। ये एक ना इम्पोर्टेंट बैक स्टोरी है। पहले जब नेचर अलायंस अपने पीक पर था ना, स्क्रिल की गिल्ड एक छोटी सी डस्तामुल हैंगर ऑन टाइप गिल्ड थी, मतलब बहुत छोटी थी, नेचर अलायंस के पीछे पीछे चलती थी। लेकिन जब सेलिन ने लीडरशिप ली और गिल्ड वीक होने लगी, स्क्रिल ने मौका देखा और नेचर अलायंस के रिसोर्स और टेरिटरीज धीरे धीरे हथियाने लगा शुरू कर दिया उसने। और साथ में सेलिन पर भी ना बुरी नज़र रखने लगा। यही होता है दुनिया भाई, जब तुम वीक होते हो तो लोग तुम्हें दबा देते हैं। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में क्या क्या होगा। और ये घिनौना क्रिएचर, और मैं आज बहुत अटक रहा था भाई, बहुत अटक गया।